हेलो सभी को राम राम मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को नमस्कार। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया सेशन नए दिन के साथ, जिसका सभी को था बेसब्री से इंतजार। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर सीएमए फाउंडेशन ऑब्वियसली। तो आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन वाले अपने नन्हे मुन्ने राहियों के लिए, सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स और स्टैट्स हैं, वैसे दोनों चीज़ें हैं, बट मैं दोनों को एकदम सेपरेट रख के चलना चाहता हूँ। तो मैं मैथ्स कवर कराऊंगा अलग से और स्टैट्स अलग से कवर कराऊंगा। ठीक है, मैथ्स और स्टैट्स दोनों कवर कराएंगे लेकिन अलग अलग कराएंगे, ताकि आप लोगों को भी तसल्ली रहे कि हाँ भाई, जिस बच्चे को मैथ्स करनी खाली तो वो मैथ्स देखे, और जिसको स्टैट्स देखने हैं तो वो स्टैट्स देखे। पहले मैथ्स होगी, उसके बाद स्टैट्स होगी। तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, पहले तो ये लिख लो। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथ्स, है ना? यही तो नाम है ना, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हमसे शॉर्ट में स्टैट्स लिख देते। ओके, तो ये अपन चैप्टर का, सॉरी सब्जेक्ट का नाम है। और इस सब्जेक्ट के नाम के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं। ठीक है, एक पार्ट अपना मैथ्स है और एक पार्ट अपना स्टैट्स है, ये सभी को पता है। सब्जेक्ट के बारे में तो सभी को पता होगा, आपने सिलेबस कहीं ना किसी तरीके से कैसे ना कैसे करके देख ही लिया होगा, तो मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला है मैथ्स, जिसे हम बिजनेस मैथ्स बोलते हैं, और स्टैट्स, इसको भी बिजनेस स्टैट्स ही बोल रहे हैं, लेकिन बिजनेस स्टैट्स जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि स्टैट्स की एप्लीकेशन एक कॉन्सेप्ट के मल्टीपल एरियाज में होती है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब उसकी एप्लीकेशन बिजनेस में भी है, साइंस में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, और भी बहुत सारे आर्ट्स में भी है। ऐसी बात तो नहीं कि आर्ट्स में नहीं है। और हर तरीके की चीज़ों में है। जब एक टीचर मार्क्स देता है बच्चे को, जैसे एसएससी जब मार्क्स देता है, ठीक है, मार्क्स देने का काम तो टीचर का होता है, तो जब भी एसएससी मार्क्स देता है तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन करता है स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हर जगह पे यूज होता है, तो इसे बिजनेस का ही बोलना खाली तो सही नहीं होगा, बट फिर भी हम इसे बिजनेस का ही बोल के पढ़ेंगे, बिजनेस का ही, ठीक है। तो अपने पास मैथ्स के अंदर कितने पोर्शन है, ये भी अपन लोगों को पता है कि मैथ्स के अंदर अपन के पास तीन पोर्शन है, जिसमें से तीनों पोर्शन के अंदर हमारे पास 15, 20 और 5% का ये है ब्रेकअप। पहली बात ये समझ लो, आपका इंस्टीट्यूट ब्रेकअप में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो टॉपिक्स को कभी भी एकदम एक्यूरेट ब्रेकअप करके आपको नहीं देगा, कि अगर आप समझो कि यार स्टैट्स जो है मेरा, वो 5% का है पहला सेक्शन, फिर 15 का है, 15 के तीन है एक्चुअली, 15 मल्टीप्लाई मैंने 3 लिख दिया है इसलिए, और मेरे पास एक सेक्शन है अलग से जिसको 10 है। हालांकि स्टैट्स में सेक्शन 1 और ये 4 5 6 सेक्शन है अपने पास स्टैट्स में, तो स्टैट्स में तो अपने पास 5 सेक्शन है, बेसिकली 5। ठीक है, तो मैं इसको 5 ही लिख देता हूँ, 6 नहीं है 5 है। तो ये हो गया 15%, ये भी हो गया अपना 15%, और ये भी हो गया अपना 15%। तीन 15% के, एक 5 का, एक 10 का, तो ये टोटल हमारा जो करता है होल्ड, वो करता है 60%। और ये जो हमारा होल्ड करता है, ये करता है 40%। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी जानकारी इतनी होगी सिलेबस की कि ये चीज़ें हैं। अभी टॉपिक्स क्या क्या है ना, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। बट आपको मैं क्या बता रहा था कि आपको एक्यूरेट मार्किंग कभी लेके नहीं चलनी इंस्टीट्यूट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये जो एक्यूरेट मार्किंग है ना 60%, तो बहुत सारे बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं होता है 11th 12th में, तो 11th 12th में मैथ्स ना होने की वजह से वो डर जाते हैं मैथ्स से। हालांकि ऐसा मैथ्स से डरने जैसा कुछ नहीं है। अभी एक दो दिन पहले पास्ट में मैंने एक सेशन लिया था, उसमें बहुत सारे बच्चों को वैसे मैंने इनवाइट किया था, बट उसमें एक ही स्टूडेंट ने मेरे साथ में इंटरेक्शन किया, उसका नाम मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ, शायद क्रिश नाम था उसका। तो उसने बताया कि उसके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं थी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है जो सीए या सीएमए में आते हैं। तो उनको एक खौफ यही रहता है कि यार हम मैथ्स कैसे कवर करेंगे। तो हमें मैथ्स एक्चुअली में इतना डरना नहीं है, वो इतना कुछ है भी नहीं इंपॉर्टेंट। वो बहुत इजीली हम लोग ट्रिक वाइज सीखेंगे, उसे शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, ज़्यादा उसमें डीप डाउन नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, हमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैथ्स की खाली एप्लीकेशन सीखनी है, और वो एप्लीकेशन ट्रिक से सीखेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपके पास मैथ्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसकी एक दो एप्लीकेशन है, वो भी आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, जैसा मैं सिखाऊंगा। अब मैं आपको ये बता रहा था कि एक्यूरेट मार्किंग नहीं लेके चलना है। तो जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम स्टैट्स प्रिपेयर कर लेंगे, 60%, मतलब 60 मार्क्स की तो है ही है। अब इंस्टीट्यूट गेम खेल जाता है, वो 60 मार्क्स की जगह कभी कभी स्टैट्स को 40 भी कर सकता है, एक्यूरेटली नहीं कर सकता। मैथ्स कभी 40 की है वैसे, 40% है, वो 50 की मैथ्स ही डाल दे। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, एक दो नंबर ऊपर नीचे होने से भी
बहुत फर्क पड़ता है। मान लो आपके 60 नंबर का स्टैट्स आया, एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ने एक्यूरेट 60 नंबर का पूछा, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आपकी 60 आउट ऑफ 60 आ सकते हैं। तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, मेरे साथ साथ करो चीज़ों को, मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, सब चीज़ें हम लोग करेंगे, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ना मैथ्स में ना स्टैट्स में। लेकिन हम पहले मैथ्स करेंगे, उसके बाद स्टैट्स करेंगे। मैथ्स का जो सेक्शन नंबर ए है, उसके अंदर 3 पोर्शन है, उन 3 पोर्शन में से हम लोग फर्स्ट पोर्शन अपना करने जा रहे हैं आज स्टार्ट, जिसका नाम है रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशंस। ठीक है, अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे रेशियो की क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद प्रोपोर्शन सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे वेरिएशन। तो अभी आज के लिए अपना टॉपिक रेशियो रहेगा। अच्छा, रेशियो क्या होता है ये आप लोगों ने बहुत बार चीजें करी हैं, और मैं तुम्हें बताऊं, तुमने छठी क्लास से रेशियो सीखा है मैथमेटिक्स में। 11th 12th में रेशियो जैसा कुछ चैप्टर इतना ज्यादा नहीं है कि जो आपने मिस किया हो, जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया था। जिन्होंने लिया था उनको पता है कि 11th 12th में मैथ्स लेने के बाद भी रेशियो का हमने कुछ पोर्शन नहीं सीखा अलग से। वो वही बेसिक रेशियो है जो आपका 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं था उनको मैं एक बार अब उनकी यादें ताज़ा कर दूं। उन्होंने रेशियो को बहुत अच्छे से किया है, बिना मैथ्स के भी। वो बोल रहे हैं सर, सर कैसे किया है। रेशियो को आपने अकाउंट्स में किया है। याद करो, अकाउंट्स में 2 चैप्टर हुआ करते थे। एक तो पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो हमारा यहाँ पे भी है। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये आपको सीएमएम भी मिलेगा, राइट। और एक आपका रेशियो चैप्टर था, रेशियो एनालिसिस। याद आया कुछ। तो ये दो ऐसे चैप्टर थे ना जिसके अंदर पूरा पूरा रेशियो का आपका फंडा था। रेशियो का फंडा कैसे था, पार्टनरशिप अकाउंट में याद करो, आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काउंट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। हाँ जी सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपने बहुत बार काउंट किया। सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आपने कई सारे केस भी देखे, जिसके अंदर आपने देखा कि एडमिशन के केस पे अगर 3 पार्टनर किसी रेशियो में किसी चीज को शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को, उसके बाद नया पार्टनर आता है, तो आपको रेशियो कैसे एडजस्ट करना है, ये सब आपने सीखा, राइट। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई। रेशियो एनालिसिस में तो आपने बहुत सारे रेशियो सीखे, जैसे करंट रेशियो आपने सीखा, आपने डेट टू इक्विटी रेशियो सीखा। तो ये सब आपने क्या सीखा, रेशियो ही तो सीखा। अब अगर मैं रेशियो की मीनिंग की बात करने लगूँ, तो रेशियो क्या होता है। रेशियो इज अ रिलेशन। मोटा मोटा समझना है, डेफिनेशन रट्टा मार के क्या करोगे, किताबों में डेफिनेशन दी है उसको रट्टा मार के करोगे क्या। तो आपको इतना समझना है, रेशियो एक रिलेशन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक रिलेशन को बोलते हैं। अच्छा, रिलेशन कैसा, ये बात समझना। रिलेशन कैसा होना चाहिए, कंपैरेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंपैरेटिव। अब कोई बच्चा बोला सर रिलेशन मतलब वो वाला रिलेशन भी क्या, जो मेरा मेरी सहेली के साथ है। नहीं, उसने मेरे को बोला कि यार अगर मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ तो क्या हम दोनों एक रेशियो में आएंगे। तो ये वो वाले रिलेशन की बात नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे जिस रिलेशन की बात हो रही है, इट इज अ कंपैरेटिव नेचर। कंपैरेटिव नेचर भी कैसा नेचर, कंपैरेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव का मतलब आप सभी समझते हैं विच। कंपैरेटिव का मतलब क्या है, जो चीज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, राइट। कुछ भी चीजों को आप कंपेयर कर सकते हो, कंपैरेटिव नेचर में होता है। जैसे एग्जांपल समझो, आपका सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आया। ठीक है, तो आपका जो ये वाला पार्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मैथ्स। मान लो मैथ्स में, मैथ्स एंड स्टैट्स में आपके मार्क्स आए कुछ, मान लो आपके कुछ 55 मार्क्स आए। तो क्या आप इन मार्क्स को अपने सीएमए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैथ्स तो उनके पास भी होता है, लेकिन उनके पास जो भी होता हो, मान लो उस स्टूडेंट का है 40, तो क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते। पहले तो ये चीज दिमाग में क्लियर कर लो कि कंपेयर किनको कर सकते हैं। इनको कंपेयर कर सकते हैं, आंसर इज नो, इनको कंपेयर आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि सीए फाउंडेशन के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स और मैथ्स है। तो ये 3 चीजें, आपके पास रीजनिंग नहीं है, बाकी दो तो हैं, लेकिन फिर भी इसका जो पैटर्न है और जो इसके पूछने का तरीका है सी इंस्टीट्यूट का वो अलग है, आपके इंस्टीट्यूट का अलग है। ऑब्वियसली, बिल्कुल ही अलग अलग है दोनों, तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर नहीं ये तो कंपेयर हो सकता है। एक्चुअली में तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट को लगता है कंपेयर हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल और दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप अभी सीएमए फाउंडेशन में हो। ठीक है, आपके सीएमए फाउंडेशन के जो मार्क्स आए हैं, क्या आप उन मार्क्स को किसी क्लास 12th के स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हो। आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास 12th में अलग सब्जेक्ट्स हैं। कोई बोलेगा सर सीएमए फाउंडेशन में भी अकाउंट्स है, और अकाउंट्स तो क्लास 12th में भी होता है। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों को, अकाउंट्स के
क्लास 12 के मार्क्स और सीएमए फाउंडेशन के अकाउंट्स के मार्क्स कंपेयर हो सकते हैं? आंसर इज नो एंड नेवर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपैरेटिबिलिटी इसके अंदर नहीं होगी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसके हम डिटेल में जाएं तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है कि आपका जो नेचर है या फिर जो भी चीज को आप कंपेयर कर रहे हो, दो चीजों को आप जो कंपेयर कर रहे हो उसका सेम क्या होना चाहिए? सेम टाइप होना चाहिए। सेम टाइप मतलब सीएमए फाउंडेशन के रिजल्ट को आप किसी और स्टूडेंट के जो सीएमए फाउंडेशन ही दे रहा है उसी से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी टाइप क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो सेम टाइप होना चाहिए सबसे पहली बात तो। सेकंड चीज आपको एक बात याद रखनी है, सेकंड चीज आपको ये बात याद रखनी है कि उनकी जो यूनिट है वो भी क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट्स। यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। तो सेम टाइप एंड सेम यूनिट, सेम टाइप एंड सेम यूनिट को जब आप कंपेयर करेंगे तो उसको आप रेशियो बोलेंगे। अब सेम यूनिट का भी एग्जांपल समझ लो। एग्जाम्पल के रूप में समझो, क्या आप 10 लीटर मिल्क को 5 किलो राइस से कंपेयर कर सकते? अगर मैं पूछूं इन दोनों में से कि कौन सा ग्रेटर है, तो क्या आप बता सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि इन दोनों की यूनिट जो है ना, लीटर और केजी, ये दोनों अलग अलग है। तो लीटर का और केजी का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लीटर का लीटर के साथ ही हो सकता है, केजी का केजी के साथ हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं 10 केजी और 5 केजी में क्या बड़ा है, तो आप ये केजी तो कॉमन होने की वजह से आप मुझे बताओगे कि 10 केजी बड़ा है। ये लीटर में आप नहीं कर सकते कंपेयर, क्योंकि उसके अंदर टाइप भी अलग है और यूनिट भी अलग है। ठीक है? तो अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि 10 केजी राइस और 10 केजी वीट में से क्या चीज भारी होगी, तो आप बोलोगे सर दोनों ही सेम वेट के हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिट सेम होनी चाहिए। जब यूनिट सेम होगी और टाइप सेम होगी तभी आप दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? ये एग्जांपल बेबी एग्जांपल है, इनका हमारे मेन नोट से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझाया है सिर्फ। ठीक है? ये एग्जांपल आप रहने दो, ये एग्जांपल भी कुछ ज्यादा आपके काम का नहीं है। बस आपको ये समझना है कि रिलेशन होता है कंपैरेटिव नेचर का, जो दो चीजों में होता है, सेम टाइप और सेम यूनिट होनी चाहिए। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है, अगर a इज फर्स्ट वेरिएबल एंड b इज सेकंड वेरिएबल इन रेशियो, अगर ये दोनों a फर्स्ट वेरिएबल है और b सेकंड वेरिएबल है एक रेशियो में, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। अगर ये दोनों रिलेशन में है, a रेश टू b, इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये जो a है ना और ये जो b है ना, इसको एक नाम से भी बुलाया जाता है। a को किस नाम से बुलाया जाता है, b को किस नाम से बुलाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है? ये नाम से बुलाया जाता है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अपने पास है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, अपने पास है कॉन्सिक्वेंट और अपने पास है इंटेंसेंट। ठीक है? ये दो चीजें अपने पास होती है। तो ये आपको ना याद रखने दो नाम, वैसे इसमें कुछ है नहीं स्पेशल, मैंने बस लिखवा दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? प्रोनाउंसिएशन वगैरह कुछ आपको इसका समझने का जरूरत नहीं है इतना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें अपने पास होती हैं। ठीक है? ये अपन को याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद आपको मैंने बता दिया कि आप इस तरह से इसको डिनोट करते हो, तो इसका मतलब होता है a डिवाइड बाय बी। क्या होता है? a डिवाइड बाय बी। तो ये रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है? समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अब कुछ जनरल रिजल्ट के ऊपर आ जाओ। कुछ जर्नल, इसको क्या बोलेंगे? सम जर्नल रूल्स। ठीक है? ऐसा लिख दो, जर्नल रूल्स। जनरल रूल्स है, रूल्स भी नहीं है, बेसिकली कुछ समथिंग जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई अ रेशियो, एक रेशियो का अगर आप मल्टीप्लाई करो, एक सेकंड मुझे दो, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो बस। सिस्टम इशू है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा।
तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई रेशियो बाय अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर, अगर आप किसी नॉन जीरो नंबर से रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो, नॉन जीरो नंबर मतलब सर क्या होता है, एक नंबर जो जीरो नहीं है, ठीक है, उससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप उसको इसको मल्टीप्लाई करते हो, रेशियो वुड नॉट चेंज, ये बात याद रखना, रेशियो बदलेगा नहीं। अच्छा, इसका एग्जांपल समझो। आज बेसिक की क्लास है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में कुछ चीजें तो समझा रहा हूँ कि अगर कल को कोई मैं जो ट्रिक बताऊँ वो भी आपको ध्यान ना रहे, तो आप कॉमन सेंस तो लगा सको। अच्छा, ऐसा समझो कि मैंने आपको बोला कि जितनी ए की इनकम है ना, जितनी ए की इनकम है, अगर मैं उसको कंपेयर करूं बी से, तो मेरे को रेशियो मिलता है 2:3। तो पहले तो ये समझो, क्या मैंने ये बोला कि ए की इनकम 2 है और बी की इनकम 3 है? क्या मेरा मतलब इस बात से ये है? अब जो बच्चे तो बोल रहे हैं हाँ सर यही इसका मतलब है, उनका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। रेशियो कभी एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखाता, रेशियो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता। अगर मैंने बोला है कि ए की इनकम 2 है और बी की इनकम 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए की इनकम की वैल्यू 2 है और बी की इनकम की वैल्यू 3 है, नहीं। दीज आर द रेशियो वैल्यूज, दीज आर द रेशियो वैल्यूज एंड नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, ये बात याद रखना। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, देखो, तो मैंने जो आपको ऊपर बताया कि आप किसी भी नंबर को अगर एक रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, जो नॉन जीरो नंबर है उसको आप रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो चेंज नहीं होगा। जैसे ये 2:3 है, मान लो 2:3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो आपका रेशियो क्या बनेगा, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ आ गया 10, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ गया 15, राइट? 10 और 15 हो गया अभी। तो आप ये देखोगे, आप ये पाओगे कि आप 10 और 15 को भी कट करके, डिडक्ट करके, आपको पता है कि जब भी रेशियो होता है तो हम दोनों डिजिट्स को एक टेबल से काट सकते हैं टू द मिनिमम एक्सटेंट। तो आप देखोगे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 30 और 15, तो रेशियो तो स्टिल आपका 2:3 ही रहा, है ना, रेशियो तो आपका 2:3 ही रहा। तो आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे रेशियो वही रहने वाला है, रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब सर ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आपको 200 रुपए को 2:3 में बांटो, और मैंने आपको फिर बोला 200 रुपए को ही आप 10:15 में बांटो। तो आप इसको किस तरह से बांटोगे? सभी बच्चों को पता है, पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी अपन लोग ऐसे ही करते थे। तो 200 रुपए है तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे इन दोनों का सम आ जाएगा, 2/5। ठीक है, तो पहले पर्सन को जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, और दूसरे पर्सन को जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। ऐसे ही यहाँ होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 25, क्योंकि 10 प्लस 15 करेंगे, और यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 25, ऐसा करेंगे, राइट? तो अभी आप आंसर निकालो दोनों का, कैलकुलेटर से निकालोगे, कैलकुलेटर की आदत डालनी है आपने, ठीक है। फर्स्ट का 80 आएगा, वैसे आप ये ओरली भी निकाल सकते हो, इसका आंसर 80 आएगा, ठीक है, और इसका आंसर 120 आएगा। और नीचे वाले का 200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 25, तो आप देखोगे कि इसका आंसर भी यार 80 आ रहा है, इसका आंसर भी कितना आ रहा है सर, 80 आ रहा है, और सर इसका आंसर भी 120 आ रहा है। जबकि मैंने आपको बताया कि रेशियो क्या है, अलग अलग है, फिर भी आपका आंसर सेम आ रहा है। देखो रेशियो अलग है, यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 10/15 है, फिर भी आपका आंसर सेम आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 उसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो 80 है, बस इस 80 को दिखाने के लिए हम लोग एक शॉर्ट नंबर का यूज कर रहे हैं जिसको रेशियो बोल रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं इस रेशियो को, इस 2/3 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने 5 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, और फिर भी दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो पहली प्रॉपर्टी तो रेशियो की ये है, आप प्रॉपर्टी समझ लो या कोई भी जनरल रूल समझ लो, ठीक है, आपको लेकिन इसको याद रखना है। ये चीज समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपको ये समझ में आया कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो चीज चेंज नहीं होगी कभी भी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे, रेशियो डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर वुड नॉट चेंज इट।
तो अगर आप एक जो नंबर है नॉन जीरो नंबर है उससे आप रेशियो को डिवाइड करते हो तो भी वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपने 2:4 ले रखा है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दोनों को 2 से, तो नया रेशियो आपका बनेगा 2/2 रेस टू 4/2 विच कम्स एज 1:2, राइट। तो आप बोलोगे सर पहले 2/4 था, 2:4 था, अभी ये 1:2 हो गया। अगेन आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, तो आप सोचो 600 रुपए को आपको बांटना है, 600 रुपए को बांटना है 2/4 में, और 600 रुपए को ही बांटना है आपको 1/2 में। तो आप पाओगे कि 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय आपका 6, और 600 मल्टीप्लाई बाय आपका 4 डिवाइड बाय 6, और इधर हो जाएगा आपका 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, और इधर हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। तो आप पाओगे क्या पाओगे बताओ, इधर ये हो गया 6 दूनी और 3 दूनी 6 तो 200 रुपये हो गया, इधर भी हो गया 3 दूनी 6, और इधर हो गया 400 रुपये। तो इधर भी 200 ही आएगा, इधर भी 400 ही आएगा। तो आप एक बात ये समझेंगे कि जब भी कोई भी रेशियो गिवन होगा, तो आपको उसको उसकी लोएस्ट लिमिट तक लेके जाना है। जैसे मेरे सामने गिवन है 100:50, तो मैं 100:50 से कैलकुलेशन कभी नहीं करूंगा। पहले मेरा काम होना चाहिए कि मैं इसको डिक्रीज करूं। डिक्रीज कैसे करूं, दोनों को ही एक ही टेबल से काट के मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली। तो मैं डिवाइड करूँ दोनों को एक ही टेबल से, जैसे मैंने इसको भी 10 से किया, इसको भी 10 से किया, तो ये आया 10, ये आया 5, फिर मैंने इसको 2 से किया, इसको भी 2 से किया, बट ये होगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको 5 से किया, इसको भी 5 से किया, तो ये आया 2, ये आया 1। तो मैं 150 से काम नहीं करूंगा, मैं करूंगा 1 से काम। तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आपके सामने कोई भी रेशियो रहेगा तो उसको सबसे पहले सबसे छोटा बना लो। ठीक है, ये ओरली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। दो प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे अपन लोग, देखो। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैंने आपको ये सिखा दिया कि अगर आपको किसी भी नंबर को एक गिवन क्वांटिटी में बांटना है तो कैसे बांटोगे, ये मैंने आपको सिखा दिया। राइट सर, ये मैंने आपको क्या सिखाया देखो। डिवाइड अगर आपको करना है, डिवाइड करना है मान लो 1000 को इन 5:2, तो कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट इसका क्या आएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब ये a हो गया, डिवाइड बाय a प्लस b। ठीक है, एंड सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा b डिवाइड बाय a प्लस b। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है या नहीं रखनी है आपके ऊपर है, बट मैंने आपको एक वेरिएबल में सिखाया कि अगर आपको एक नंबर को रेशियो में बांटना है तो इस तरह से बटेगा। ये बहुत बेसिक है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5, नीचे लिखोगे 7, 5 + 2, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 7, और मल्टीप्लाई 1000 से तो करोगे ही करोगे। तो इस तरह से आपका 1000 बटेगा। ठीक है, ये आपको चीजें आती भी है, इसलिए मुझे अलग से कराने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इतना समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अगर आपको इतना समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ रेशियो में लेके आपको। देखो मैं ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, राइट। तो हम लोग ना चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखेंगे, और सीखेंगे तो डीप में सीखेंगे। ओके, समझ में आया आपको या नहीं आया, मुझे पहले इतना बताओ। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं एक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ आपके साथ में। ठीक है, अब यहाँ से हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अगर a⁻b मेरे सामने 1:3 है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। और b⁻c मेरे सामने 2:5 है, राइट। ये मुझे वैल्यूज के क्वेश्चन में दे रखा है कि a और b का रेशियो जो है 1:3 है, b और c का 2:5 है। तो मेरे सामने c और d का रेशियो है 2:3। ठीक है, और मुझे बताना है मान लो a⁻b⁻c⁻d क्या होगा। अभी और बेसिक में भी हो सकता है, जैसे मान लो इसमें तो मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं, तो ये 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, ए बी सी में भी हो सकता है, बट वो इजी है। हम लोग थोड़ा हार्ड वाला टफ वाला कर रहे हैं। अब देखो कुछ जो टीचर्स होते हैं वो आपको कैसे सिखाते हैं, वो आपको कैसे सिखाते हैं, सर सबसे पहले लिखो ए बी सी और डी, और फिर उसके बाद ये लिखो ए और बी का क्या है 1:3, फिर लिखो बी और सी का क्या है 2:5, और फिर लिखो सी और डी का क्या है 2:3, इस तरह से लिख लो। और फिर क्या करो, इन सबको सेम बनाओ, और फिर सेम बना के रेशियो निकालो। ये गधा प्रसाद मेथड है, क्या बोलते हैं इसको, गधा प्रसाद मेथड। इतना ज्यादा मेहनत हम लोगों को नहीं करना है। और दूसरी बात ये भी समझ लो, ये हर चीज में नहीं लगता। अभी तो 4 वेरिएबल हैं, तो भी ये इसमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है। आपको देखा ना कितना लंबा चार्ट बनाओगे पेपर में बैठ के,
तो ये आपको नहीं करना है, ये बहुत गंदा मेथड होता है, इससे आंसर बहुत बार गलत आते हैं और ये बच्चे की बुद्धि एकदम जीरो कर देता है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो एक ट्रिक है, बट ट्रिक हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होती है, ये बात याद रखना, मेरी ट्रिक्स हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो ही आप ट्रिक लगा पाओगे, वरना आप हजार तरीके से उसे रट लो, आप नहीं लगा पाओगे। तो मैंने आपको बोला कि आप ऐसा समझो, ऐसा समझ लो कि जो ए और बी है ना, ए को मैं D1 बोल दूं अगर, और मैं अपना बी को भी एक नाम दे दूं, आप ये नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मान लो मैंने D1 नहीं दिया, मैंने N1 दे दिया और इसको D1 दे दिया। ठीक है सर, ये नाम कैसे दे रहे हो आप? ये नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मैंने इसको N2 बोल दिया, मैंने इसको D2 बोल दिया। ठीक है, अपने पास ये चीजें हो गई। अभी देखो मेरे पास ना इस यहाँ पे, इसको अभी छोड़ो, ये समझो मेरे पास में यहाँ पे कितने सेट हैं, A B B C और CD, मेरे पास 3 सेट हैं, राइट? कितने सेट है मेरे पास? 3 सेट है, तो मुझे इन तीनों को नाम देना है, इन तीनों को क्या देना है? नाम देना है। और अगर मेरे पास ई तक भी होता ना तो मैं ई तक का भी नाम देता, क्या देता? ई तक का भी नाम देता, बट लेकिन मेरे पास अभी तक 3 ही है, तो मैं तीनों का नाम दूंगा, जैसे A B B C और CD। तो इनको नाम देना है अभी, ठीक है? तो नाम मैंने आपको बताया, कुछ भी वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने N1 लिख दिया, D1 लिख दिया, फिर मैंने N2 लिख दिया, D2 लिख दिया, इसके बाद मैंने लिख दिया N3 और D3। अब इसमें ना आप अपने आप से कुछ भी लिख सकते हो, सर मेरा नाम सचिन है जैसे, तो मैं S1 लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है वो, तो मैं S1 भी लिख सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। बट मुझे ये नंबर्स सही लगते हैं, क्यों लगते हैं सही? क्योंकि आगे जो ट्रिक्स है ना उसके अंदर भी ये काम आएंगे आपको। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया कि भाई A का मतलब है N1, B का मतलब है D1, ऐसे करके मैंने लिख दिया, ये ट्रिक है मेरी। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि अगर ये सब चीजें इस तरह है तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बोला कि अगर ए को आप N1 मानो, बी को आप D1 मानो, ठीक है, और फिर ये तो फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है और ये थर्ड सेट है, तो फर्स्ट सेट के बी को आपने D1 माना, सेकंड सेट के बी को आपने N2 माना और ऐसी N3 माना सी को। तो इस सिनेरियो के अंदर A रेस टू बी रेस टू सी आप कैसे निकालोगे? तो ये निकालने का एक तरीका है हमारे पास, ये निकालने का एक तरीका है, इसको आप कैसे निकाल सकते हो? इसको आप इस तरह निकाल सकते हो मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक से बहुत आराम से निकाल सकते हो, इसमें कुछ आपको झंझट नहीं करनी। तो आपका क्या करना है, N1 N2 और N3, N1 N2 N3, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो शुरू शुरू में जब मैं ट्रिक बताऊंगा ना थोड़ा लॉन्ग लगेगा, सोचोगे कि यार कॉन्सेप्चुअली करते तो जल्दी हो जाता, मैं कॉन्सेप्चुअली भी आपको कराऊंगा जैसे आप लंबे लंबे तरीकों से करते हो, बट मैं पहले आपको ट्रिक से समझाता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको इस तरह लिख दोगे तीनों को, फिर आप लिखोगे D1 N2। सर ये क्या करा रहे हो, D1 N2 वगैरह वगैरह क्या करा रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस मुझे 1 मिनट का समय दे दो आप। 1 मिनट का समय दे दोगे ना तो आपको मैं सब चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी फिर, बस मुझे 1 मिनट का समय दोगे ना तो मैं सब चीज़ें आपको कराऊंगा। कैमरे की कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो शायद पॉज हो गई थी, अब दोबारा से हम लोग देखते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। देखो, अभी तक तुम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले तुमको ये चीज को मल्टीप्लाई करना है, क्यों, कब, कैसे, मतलब किस लिए करना है, ये सब मैं बताता हूँ। फर्स्ट चीज ये है, ठीक है, पहले आपको इसको करना है, इसको करने के बाद D1 N2 N3, फिर इसको करना है। ठीक है, तो आपने इसको कर लिया, एक यहाँ पे डी भी लगा लो यार, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में भी डी लिया है ना आपका, ABCD लगाना है आपको। तो ये तो दो चीजें हो गई आपके सामने। इस दूसरी चीज के बाद आपके पास है D1 D2 N3। इसके बाद एक चीज और है अपने पास चौथी, क्योंकि अपन को चार चीजें बतानी है ना, D1 D2 D3। अब समझो, जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं उनको पहले ट्रिक अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये जो अपने नंबर है ना फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट वाले नंबर, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, रुको। ये जो अपने फर्स्ट वाले नंबर जैसे A B और C, इसको तो अपन लोग n बोल रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे थे, कोई इस वाले में आ गया, तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये N3 हो गया, इस तरह हो गया, ये समझ में आया? ये समझ में आया, N1 N2 N3 बोल रहे हैं फर्स्ट वाले।
और ये जो सेकंड वाला है ना, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये वाला जो बी है, ये सी है और ये डी है, इसको अपन लोग बोल रहे हैं डी। ठीक है, तो D1 D2 एंड D3, ये समझ में आया। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे सामने क्वेश्चन में मुझे ऐसे दिया है कि a रेस टू बी ये है, तो a मेरे सामने n है और b मेरे सामने d है। फिर मेरे को बोला b रेस टू c ये है, तो मैं मानता हूँ ये D n2 है। फिर मेरे को c d दिया हुआ है, तो ये n3 है। और ये मेरे सामने D2 है और ये मेरे सामने D3 है। तो मैंने इनको नाम दिया है। आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, बस इसी मैनर में देना। कि जैसे मान लो मैंने इसको n ना देके s दिया, तो ये s1 हो गया, फिर ये वाला होगा s2। ये s2 नहीं होगा, इसके साथ वाला ये s2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वो नहीं। तो मैंने s2 यहाँ लिखा, फिर मैंने s2 s3 यहाँ लिखा। फिर मैंने सोचा यार सर ने तो D1 दिया था, मैं क्यों ना अपनी गर्लफ्रेंड का नाम दे दूं। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम K से शुरू होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा K1 K2 एंड K3। तो बस आपको इस तरह ही इसको याद रखना है कि मेरे को वेरिएबल को नाम क्या देने हैं। तो इस वाले ए को मेरे को वही नाम देना है फर्स्ट, इस वाले बी को मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड का नाम देना है, इसको अपना देना है, इसको गर्लफ्रेंड का, साथ साथ रहेंगे ना, ऐसे करके। ठीक है। अब ये एक बार आपने नाम दे दिए, नेमिंग दे दी, इसके बाद एक ट्रिक बनेगी, उस ट्रिक को हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, अब हम लोगों को कितने वेरिएबल निकालने हैं इसके अंदर, अपन लोगों को निकालने हैं, ये निकालना है कि a रेस टू बी रेस टू सी रेस टू डी क्या होगा। राइट, चार का मैंने उठाया सीधा, थोड़ा कठिन लगेगा। पेपर में तीन का भी आता है, ए बी सी भी आता है, वो भी मैं कराऊंगा, वो इजी है, इससे पहले कठिन सीख लो। आपको चार बताने ना इसमें कि ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए एंड देन डी पता होना चाहिए। तो आपको चार चीजें पता होनी चाहिए टोटल। तो चारों के लिए ना आपको एक एक चीज करना पड़ेगा। जैसे ए के लिए क्या करना पड़ेगा, ए के लिए आपको क्या करना है, n1 n2 एंड n3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। इससे क्या आएगा आपका, इससे आपका ए आएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको थोड़ा ना अभी कठिन होगा समझने में, जब मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो आपको ऐसा फटाफट आएगा, और दो तीन क्वेश्चन कर लोगे ना तो और अच्छे से आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या था, n1 n2 n3 रहेगा। इसके बाद मेरे पास d1 n2 और n3 है, तो यहाँ पे बस d1 लिखो, n2 और n3 ऐसे ही छोड़ दो। ट्रिक ये याद करने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अपने पास क्या था, ये देखो d1 d2 n3, तो आप यहाँ पे ही चेंज करो इसको, d1 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे d2 लिखो, यहाँ पे n3 कर दो। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या है, इसके बाद चौथे में पूरा बदल दो। तो पूरा बदलने का मतलब यहाँ पे आपको D1 D2 एंड D3 करना है। तो आपने यहाँ पे किया क्या देखो, तो आप कैसे चल रहे हो, यहाँ से देखोगे ना, अगर आप ये यहाँ से लेके ऐसे n1 n2 n3, ठीक है, और फिर यहाँ से D1 D2 D3, ऐसे चल रहे हो, डायगनली चल रहे हो आप। ये देखो यहाँ पे D1 है और यहाँ पे n3 है, यहाँ पे n2 n3 है। ठीक है, आप कैसे भी करके इसको याद कर सकते हो। आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अभी आपको लग रहा होगा यार सर क्या करा रहे हैं, यहाँ दर्द होने लगा सर। देखो, ऐसा शुरू शुरू में होता है, जब आप एक बार सीख जाओगे ना तो ये बहुत इजी लगने वाला है। फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, डरो मत ज्यादा, घबराओ मत। अब क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था कि ए बी 1:3 है, राइट। तो ए बी मेरे को बोला था 1:3 है, 1:3 बोला था, है ना। फिर मेरे को बी सी की भी वैल्यू दी थी और सी डी की भी वैल्यू दी थी, तो मेरे को तीन वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। सी डी की क्या वैल्यू है, 2 5 और 2 3, 2 5 और 2 3। अब अपन लोगों ने इस वाले वन को क्या बोला था, n1, इस वाले टू को क्या बोला था, n2, राइट। रुको, मैंने इसको टू ही लिख दिया, n2, और इसको क्या बोला था अपन लोगों ने, n3 बोला था। इसको अपन लोगों ने क्या बोला था, d1, इसको अपन लोगों ने क्या बोला था, d2, इसको अपन लोगों ने क्या बोला था, d3, है ना। ये अपन के पास चीजें हैं। तो अब बस इसको आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को आपको पुट करना है इसके अंदर। पुट करो जरा, n1 n2 n3। तो n1 n2 n3 मतलब 1 2 एंड 2, फर्स्ट चीज हो गई। D1 n2 n3, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 and 2, D1 उठा लो बस। तो आपका यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और नीचे 2 रहेगा। D1 D2 है ना, तो D1 अपना 3 है, D2 अपना 5 है और अपना नीचे क्या है, n3 है। इसके बाद D1 D2 D3, तो 3 5 और अपना लास्ट वाला भी आ जाएगा 3। बस, अब ये करते ही सॉल्व आपके पास आंसर आएगा एकदम। ये आप ओरली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, बताओ आपको। ये आ गया a⁻b⁻c⁻d, क्या हुआ मल्टीप्लाई करके बताओ, 2 4, राइट, 4, इधर आया 6 12, इधर आया 15 30,
इधर आया 15 एंड इधर आया 90। कैलकुलेटर से भी आप एक बार करके इसको क्या कर लो, कंफर्म कर लो। कोई बात, कोई चक्कर नहीं है, कैलकुलेटर भी हमको चलाना आना चाहिए। पहला 4 आ रहा है, ओके। दूसरा आ रहा है अपना 12, ओके। तीसरा आ रहा है अपना 30, ओके। और चौथा अपना आ रहा है 45, 90 मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, 45। अच्छा, अब आपको ये देखना है क्या है, किसी टेबल से कट सकता है क्या? अगर किसी टेबल से कट सकता है तो उसे काटेंगे और छोटा करेंगे इसको। क्या उसे कट सकते हैं सभी नंबर्स? सर नहीं, 45 नहीं कटेगा। क्या 5 से कट सकते हैं? आंसर इज नो। तो ये आंसर ही आपका क्या है, फाइनल है। इसको आप और डिक्रीज नहीं करोगे। अब मुझे बताओ, आपको इसको कितना टाइम लगा करने के लिए? 2 से 3 मिनट लगेंगे जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये ट्रिक को आप अपना नाम भी दे सकते हो, जरूरी नहीं मेरे नाम वाले ट्रिक से ही आप इसको करो। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, एक एग्जांपल और कराता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। मान लो एग्जांपल नंबर 2 में मैंने आपको ए और बी दे दिया 3:2, बी और सी दे दिया 1:2, और आपको सी और डी दे दिया मैंने 2:1, और आपसे पूछा है ए बी सी और डी निकालो, क्या आएगा? देखो, मैंने आपको चैप्टर में कुछ रद्दियां नहीं पढ़ाई कि भाई ये डेफिनेशन रेशियो की ये होती है, ये टाइप होती है। मैंने आपको सीधा क्वेश्चन कराना शुरू किया है लेस देन अ आवर में। पहले रेशियो के लेक्चर में आप मुझे बताओ हाफ एन आवर में कौन सा सर आपको क्वेश्चन कराता है और वो जो आपसे हो भी जाए। ये ट्रिक वाले क्वेश्चन मैं ही करा सकता हूँ आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये हमारा टाइम सेव करना है हमें मैथ्स में। ठीक है, और इंस्टीट्यूट भी आपसे यही चाहता है, वरना वो 40 नंबर का ना रख के इसी को 60 का रखता है और स्टैट्स को 40 रखता है, राइट? तो आपको पता है अब ए बी सी डी कैसे निकालोगे। तो ए के लिए आपको पता है क्या करना है। ए के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना रहता है। यहाँ देखो, ए के लिए आपको क्या करना है, N1 N2 N3। तो आपको इससे शुरू करना है, N1 N2 N3। ये एक बार आपको याद हो जाएगा ना तो फिर बहुत अच्छे से चलेगा। तो आपने यहाँ पे एक डिजाइन बनाएंगे, एक डिजाइन बनाना है। पहले N1 लिखा, फिर N2 लिखा, और फिर N3 लिखा। फिर N2 N3 ऐसे ही रहा, और फिर यहाँ पे खाली N3 हो गया। देखो यही तो चीज हो रही है यहाँ पे भी। देखो, ये ऐसे जा रहा है ना डायगनली। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे लिखा डी, यहाँ पे डी भरा, यहाँ पे डी भरा, यहाँ पे डी भी भर दिया, और यहाँ पे पूरा डी भर दिया। बस हो गया ट्रिक यार। अब देख लो फटाफट, बस इसमें पुट कर दो वैल्यू। वैल्यू पुट करना कितना इजी रहेगा आपके लिए, क्या है वैल्यू पुट करना, कुछ भी नहीं। तो आपके पास N1 कितना है, 3 1 1। तो 3, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ अलग से अब। 3 1 1 अपना ये ए निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर सी निकलेगा, और फिर डी निकलेगा। तो अपने पास सबसे पहले N1 N2 N3 आ गया, ये पूरी लाइन एन की ही है। इसके बाद D1 कितना है आपका 2। तो आपको 2 1 1, बाकी के दो तो वही रहेंगे ना। इसके बाद आपको फिर क्या करना है, 2 2 1, मतलब आपको आगे के दो चेंज करना है, लास्ट वाला तो वही रहेगा ना। तो ये आपने यहाँ पे सी तक निकाल लिया। अब डी का नीचे निकाल दे दो। डी का कैसे निकालोगे, डी का आपको लास्ट वाले लेने, खाली 2 2 1। भाई शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगा, फिर बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, D1 D2 एंड N3। तो D1 अपना 2 2 एंड N3 अपना 1 था। तो 1 C और D दोनों बराबर है, इसलिए आपको तीसरा और C और D बराबर लग रहा है इसमें। ठीक है, बट वो बराबर कॉन्सिडेंसली है। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसका आंसर 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, राइट। 3 2 4 4, ये आपका रेशियो का आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। कैलकुलेटर से भी कर लो। तो ऐसे कैलकुलेटर से करने की कोई जरूरत नहीं है। 3, फर्स्ट का सेकंड का भी 2, एंड थर्ड का 4, एंड फिफ्थ का आपका 2 × 2 = 1 4। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ यार, इतनी सिंपल तरीके से। देखो अभी जब हमने पहली बार किया तो कम से कम 10 मिनट समझा, दूसरी बार किया तो मुश्किल से 5 मिनट में हमने इसको कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 3 समझो, जिसमें मैंने ए बी आपको दिया। मान लो मैंने बड़ी डिजिट दे दिया आपको, 10 20 दे दिया। ठीक है, आपको मैंने बी सी दिया, मैंने आपको बी सी दे दिया 20 और 40 दे दिया मान लो। फिर मैंने आपको सी डी दे दिया, मान लो 50 और 70 दे दिया। अब इस सिनेरियो में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको, और ये पूछा आपसे। तो आप फटाफट से मुझे इसको बताओगे। सबसे पहले तो ट्रिक लिखोगे। ट्रिक क्या है, N1 N2 N3। फिर अपन लोगों को N1 हटाना है यहाँ से, है ना। अपन लोगों को क्या करना है, N1 हटाना है, नहीं। अपन लोगों को D1 लिखना है, N2 N3। ठीक है, फिर अपन लोगों को यहाँ पे D1 D2, और यहाँ पे आ जाएगा N3, ऐसे ही रहेगा। फिर D1 D2 और D3, पूरा ऐसे रहेगा ये चारों। ठीक है, ट्रिक याद रख लेना, बहुत बहुत काम आएगी। इसके बाद बस सिंपल उतार देना ऊपर से लिख के, ऐसे 10 20 50, क्योंकि ये वाली तो एन वाली सीरीज है और ये वाली डी वाली सीरीज है।
ठीक है, अब ये हो गया अपना। अब फर्स्ट वाला नंबर जो है बस वही चेंज होगा, ये 20 और 50 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 50 रहेगा। तो आपका फर्स्ट वाला नंबर जो है यहाँ पे 20 आ जाएगा, जो पहले था ये, तो 20 20 50 हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा 20 ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे 40 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 20 और 40 सेम रहेगा और नीचे 70 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो। तो अब आपका क्या हो गया, 10 20 और 50। 10 20 50 कितना होगा, 10 20 और 50 आपका हो गया 10,000, राइट। तो पहले का आंसर आपका आ गया 10,000 रेस टू 20 20 50, 20,000 रेस टू 20 40 50, 40,000 रेस टू 20 40 70, 56,000। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको डिक्रीज कर लेना यार, डिक्रीज तो तुम कर ही लोगे सब लोग। अब सबसे पहले तो इसकी जीरो ही काट दो, देखो 3 जीरो सब में कॉमन है, तो 3 जीरो तो सबसे पहले ही काट दो। तो ये हो गया हमारा 10 20 40 और 56। इसके लिए 2 से जा सकता है, तो 2 5 जा 10, और हाँ, और ये 2 10 जा 20, और ये हो गया अपना 56, 56 2 से जाएगा 28 पे। ठीक है, 28 को स्टिल आप काट सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका। अब लेकिन यहाँ पे 5 है, तो यही आपका आंसर रहेगा, अब ये आगे फर्दर डिक्रीज नहीं होगा। तो आपने देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कितनी जल्दी कर लिया, आप टाइम भी देख सकते हो यार, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को जो कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल और कर दो फटाफट मेरे लिए, एग्जांपल नंबर 5 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 करो मेरे लिए, नहीं 4 है अभी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं होगा, मैंने आपको बोला है आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। जो मैंने सेशन लिया था उसमें भी बोला कंसिस्टेंट रहोगे ना तो सब चीज़ हो जाएगी। अब देखो 4 में क्या करना है, 4 के अंदर आपका क्वेश्चन है, ए बी मैंने दे दिया आपको 8 और मान लो 15, और बी मैंने सी दे दिया आपको 2 और 6, और सी मैंने डी दे दिया आपको 10 और 8। आपने इस तरीके से अगर कभी नहीं पढ़ा है पहले, तो मुझे आप एक हार्ट भेजें किसी भी तरीके का। मैंने आपको इतनी चीज़ें अभी तक समझाई, आपने अभी तक मुझे अप्रिसिएशन नहीं दिया, तो मैं ये चाहता हूँ अगला क्वेश्चन करने से पहले ये मुझे अप्रिसिएशन मिलने चाहिए। अभी हार्ट किस कलर के हो सकते हैं, येलो, पिंक और स्काई ब्लू। ठीक है, और एक और 4 कलर के हार्ट आप भेज सकते हैं। कमेंट कुछ भी मत करना, बस कमेंट्स में ये हार्ट भेजो, लेट्स कंफ्यूज अदर स्टूडेंट्स जो क्लास नहीं लेते ना। फिर ये भी मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बीच में आता है। वो आएगा देखेगा यार कौन सा टॉपिक चल रहा है, देखूँ तो स्टूडेंट्स ने क्या कमेंट किया है, वो देखेगा यार सर क्या पढ़ा रहे हैं सब लोग, 4 4 तरीके का हार्ट भेज रहे हैं, ये कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, उसको फिर पूरा स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको बोला है कि मैथ्स में आपको कराऊंगा, ये फियर आप निकाल ही दो। एक बार आप ट्रिक सीख गए ना, एक बार सीख गए बस, फिर सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म करेंगे ना हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी। अभी देखो आप कौन से क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हो, बस आप एक ट्रिक सीख के इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें आपसे ए बी सी और डी पूछा हो। एक लेवल के बाद तो आप ट्रिक्स खुद भी बनाने लग जाओगे बिना ही पढ़े। अब देखो ये कम से कम चैप्टर 20 30 पेज का है किताब में, 20 25 पेज का होगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट पेजेस, क्योंकि मैंने ना कभी जितने बैच अभी तक सीएमए फाउंडेशन के लिए सीएमए के इंस्टीट्यूट मटेरियल को मैंने जो उसमें लिखी है बातें कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, वो मैं पढ़ाता हूँ कब, जब रिवीजन कराता हूँ ना एक बार लास्ट में वो पढ़ा देता हूँ बस। वरना मैंने सारे क्वेश्चन सीएमए स्टडी मैट के इसी तरह से कराए। स्टडी मैट के क्वेश्चन तो हम लोग करते हैं, बट हम लोग उसका कभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और वो हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो हम लोगों के जो काम की चीज़ें जो इंस्टीट्यूट पूछता है वो यही है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें 4 वेरिएबल का पूछा हो वो आप इससे कर सकते हो। सर जिसमें ए बी और सी पूछा हो उसे कैसे करोगे, उसे मैं बताऊंगा कैसे करोगे, अभी ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करना। एक क्लास में एक एक करके ट्रिक डिस्कस करूंगा, तो ये जल्दी ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, आधे आधे घंटे 1 घंटे की क्लास होंगी, आपके लिए बड़ी बात भी नहीं देखना। भाई सबसे पहले तो आपको ये भेजने ही भेजते हैं। दूसरी बात, इसको शेयर कर देना भाई अपने जूनियर के साथ में। अगर आप सी इंटर के स्टूडेंट हो, मेरे चैनल पे बहुत सारे इंटर के भी हैं और फाइनल के स्टूडेंट्स भी हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, डोंट रिग्रेट कि आपको सीएमए फाउंडेशन में ये पता नहीं चला, आप इसको शेयर कर सकते हो। सर ये सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी रहेगा, क्योंकि सीए फाउंडेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग उसमें नहीं पूछा जाता। हालांकि मैं उनका बैच अलग से लूंगा, फिर भी अगर आप चाहो तो किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे कम से कम ये तो आप प्रोवाइड करा ही सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक बात और समझ लो, ये जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको इन नोट्स की कॉपी चाहिए, ये जो नोट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये और भी नीट एंड क्लीन तरीके से आपको मिलेंगे वैसे तो।
ठीक है, थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन हम लोग इसको कर देंगे जब आपको मिलेंगे। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप दो तरीके से इनको ले सकते हैं, एक तो आप सेल्फ बना सकते हैं, सेल्फ नोटिंग करो भाई, जैसे जैसे वीडियो चल रहा है वैसे वैसे साथ में नोटिंग करो। या तो अगर आपको ये मेरे रिटर्न चाहिए जो मैंने लिख रहा हूँ वही सेम सेम चीज़ चाहिए आपको, मैं ऐसे ही दे दूंगा उठा के, तो इसके लिए आपको ये परचेज करना पड़ेगा। 15 रुपये का मेरे ख्याल से वेबसाइट पे पोस्टेड है, आप वहाँ से परचेज कर लेना। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी लगता है कि सर मेरे पास ये भी पैसे नहीं है, मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है और मीन्स मेरे से नहीं हो पाएगा, मैनेजेबल नहीं है, तो मुझे यार मैसेज आप ईमेल कर देना। ठीक है, ईमेल कर देना, मैं आपको एक कॉपी फ्री में ही सेंड करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट को समझ में आए। अगर ये मुझे नोट्स अपने बेचने ही होते हैं आपको, तो मैं कभी आपको ट्रिक लिख के नहीं बताता, मैं कहता है ये ट्रिक के लिए आपको वो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। बट ये ट्रिक ना बहुत प्रीशियस है, ये एक्सपीरियंस से आई है, कर करके क्वेश्चंस पढ़ा पढ़ा के जब मैंने समझा कि हाँ यार ऐसे हो सकता है। अब रेशियो का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या फायदा है? आधे घंटे सीखो ना यार, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखने के बाद ही क्वेश्चन करो आप सॉल्व। ठीक है, अभी अपन लोगों को 45 मिनट हो गए हैं क्लास में, 1 घंटे से पहले अपन लोग खत्म कर देंगे, उससे ज़्यादा अपन लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग के पास टाइम कम है। तो इसको करने के लिए ट्रिक क्या थी, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको ट्रिक के अंदर ये याद रखना है N1 वाली सीरीज है ना। अच्छा सर N1 बहुत हो गया, मान लो मेरा नाम S से है तो मैंने ये रखा, और मेरे प्रीतम का नाम K से है तो मैंने K रखा, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा S1 S2 और S3। ठीक है, अच्छा जो बच्चे D फॉलो कर रहे हैं उनके लिए लिख देता हूँ, सॉरी D नहीं, N आएगा यहाँ पे, तो ये N1 N2 और N3। फिर आपको पता है N2 N3 ऐसी रहेगा, और फिर यहाँ पे N3 ऐसी रहेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा D1, फिर यहाँ पे आ जाएगा D1, यहाँ पे D2, और फिर यहाँ पे D1 D2 एंड D3। तो ज्यादातर तो सेम ही चल रही है ना चीजें, देखो ये डायगनली सेम है, मैंने आपको समझाया था ना, इस तरह सेम है ये इस तरह सेम है, यहाँ पे भी इस तरह सेम है, यहाँ पे भी इस तरह, मतलब सेम क्या, नंबर में है, नंबर में है, डायगनली नंबर में है ये, मैनर में है, तो डायगनली मैनर में रखना है आप। तो यहाँ पे S1 S2 S3 रहेगा, फिर यहाँ पे S2 और S3 रह जाएगा खाली, और फिर यहाँ पे खाली S3 रह जाएगा, फिर यहाँ पे K1 आ जाएगा, यहाँ पे K1, यहाँ पे K2, यहाँ पे K1 K2 एंड K3। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। अब वैल्यू कैसे पुट करोगे, 8 2 10 हो गया अपना ये वाला सीरीज। फिर ये वाला सीरीज अपन को पकड़ना है, पहले तो 2 10 लिख दो, इसको यहाँ पे 10 लिख दो, फटाफट करेंगे, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और लास्ट में 15 16 8, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 6, 15 16 नहीं है, 15 6 है। तो मैंने पूरा ऊपर तक 15 15 15 रहेगा, नीचे 2 2 रहेगा, और फिर 6 6 रहेगा, फिर नीचे पूरे में 3 में 10 और एक में 8, बस इसको सॉल्व कर दो अब। 16 16 और 10 160 है, तो ओरली सॉल्व कर लोगे, 30 30 और 10 300। ठीक है, और अपना यहाँ पे आप देखो ओरली भी सॉल्व कर सकते हो इसको, 900। और अपना यहाँ पे आ जाएगा ये 720। अब इसको आपको डिक्रीज कर लेना है, डिक्रीज करना बहुत बड़ी बात तो नहीं यार, कैलकुलेटर है आपके पास, बस एक टेबल से काटो। सबसे पहले तो आपको जीरो काटनी है इनकी, ठीक है, थोड़ा दिमाग का भी यूज कर लो, जीरो काट दो। जीरो काटने का बचेगा 16 30 90 और 72। अब इसको डिक्रीज कर लेना यार, ये बहुत बड़ा काम नहीं है इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपने कर लिया। ठीक है, आपको जो चीज़ नहीं भूलनी है, एक तो ट्रिक, और ये दिल नहीं भूलने है ना, भूलने नहीं, भूलने नहीं है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। सर कितने एग्जाम्पल दे दिए भाई, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा कैसे? तो यहाँ पे देख लो, ए बी दे रखा है आपको 3 2, बी सी दे रखा है आपको 2 3, और आपको सी डी दे रखा है 3 4। ठीक है, ए बी सी डी पूछा है इन सभी क्वेश्चन में, ए बी सी डी बताना है आपको, ए बी सी डी क्या यही बताना है। इसके बाद यही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं वेरिएबल के नाम लिख रहा, सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, 4 3 3 2 और 6 6 8। इधर लिख दिया मैंने 5 8, इधर लिख दिया 8 12, इधर लिख दिया 12 और 16, इधर लिख दिया मैंने 12 16 और 14, 12 और 16, और 16 और 20, इधर लिख दिया मैंने 10 20, इधर लिख दिया 20 30, इधर लिख दिया 30 40, इधर लिख दिया 40 32, इधर लिख दिया 16 48, इधर लिख दिया 72 56। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क करना, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा इसको। आपको इन सब में बताना है व्हाट इज ए रेश टू सी रेश टू डी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये बताना है आपको, ये सब एग्जांपल करके लाना, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा हर क्लास के आखिरी में, और अगली क्लास में उसको डिस्कस भी करूंगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैथ्स की टेंशन मत लेना, होपफुली इस लेक्चर के बाद आपको कुछ कुछ रिलीफ मिलेगा।
ठीक है, रिलीफ मिलेगा क्योंकि हमने मॉडल को टच भी नहीं किया और मॉडल के क्वेश्चन भी हमने काफ़ी सॉल्व कर लिए एक ट्रिक से जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, ये पूरे नोट्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको परचेस करने रहेंगे तो मुझे बता देना, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिल कर देना। ठीक है, उसको फिल करने के बाद ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है नोट्स के अंदर। ठीक है, मैंने बता दिया। अगर आपको प्रॉब्लम भी हो तो मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझते हो ये चीज़ कि ये 15 रुपए से एक ऐसा क्वालिफाइड टीचर क्या ही कमाई कर लेगा बताओ। ये 15 रुपए से हमारी क्या बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी, हम टैक्सेबल फ्रेम रेट में आ जाएंगे। अगर ये 15 रुपए वाले नोट्स 1000 बच्चे भी ले लेते हैं ना तो हमारे 15 हजार रुपये हो गए। ठीक है, इससे ज़्यादा तो आप यकीन नहीं मानोगे प्लेटफॉर्म फीस हम लोग पे करते हैं जैसे जिससे हम क्लास कराते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा महंगा ही हर कुछ है। लैपटॉप का चार्जेस, डेप्रिसिएशन, राइटिंग पैड हो गया अपना जो टैबलेट जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं, जैसा इसका ये पेन है स्पेशल इससे लिखते हैं। तो आपको पता है 15 हजार रुपये कुछ भी नहीं है। जब आप सी ए सी एम ए बन जाओगे कि आप 15 हजार रुपये के लिए अब बच्चों को फोर्स करोगे कि यार 15 हजार रुपये मेरे पास आएंगे, वो भी 1000 बोल रहा हूँ, 1000 बच्चे माइट पॉसिबल इसको खरीदे भी ना, तो भी सोचो अगर 1000 मैक्सिमम भी सोचे तो भी 15 आएंगे। तो ये हम लोग कमाई के मोटिव से कर ही नहीं रहे। ये वो वेबसाइट का फीस है जो वेबसाइट चार्ज करती ही करती है, हम लोग इसमें मजबूर है। जिस वेबसाइट पे हम लोग अपने नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपको जो फैसिलिटी हम लोग देते हैं आपको, ये उन्हीं के चार्ज है, इसमें हमारा कुछ शेयर थोड़ी ना होता है। बट हम लोग अपनी जेब से पे नहीं कर सकते ये एक्सपेंसेस आपके लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी नॉमिनल सी फीस अपनी जेब से पे करें। हाँ, कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान है वो इतना भी नहीं दे सकते। ठीक है, इतने का वो डेटा रिचार्ज करा के मेरी क्लास देख ले वो ज़्यादा बेहतर है, तो मैं उनको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, बस उनको ईमेल देना रहेगा अपना। ठीक है, व्हाट्सअप का नंबर आप सभी के पास मेरा है, 9910417933। जिसको भी नोट्स परचेज करने होंगे इस पे मैसेज कर देना, जिसको प्रॉब्लम होगी वो भी मैसेज कर देना, मैं फ्री में ही प्रोवाइड करा दूंगा भाई। ऐसा कोई मेरे सामने ये नहीं है कि यार मेरे को जबरदस्ती आपको नोट्स बेचने ही बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने क्लास फ्री रख दिया आपकी सी एम ए फाउंडेशन की और अकाउंट्स और बैच की, तो फिर मैं नोट्स तो फ्री में दे ही सकता हूँ ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।